टॉपिक देखो भाई क्या था। लास्ट टॉपिक बताओ। डिफरेंट पॉलिसी, उसमें एमएसपी हो गया था। एमएसपी का मीनिंग भाई वंश एब्सेंट था लास्ट क्लास में, तो ये रिवाइज नहीं कर रहे, कॉपी खोल के बस पढ़ के ही बता दे। एमएसपी मीनिंग बता, फुल फॉर्म तो बता दी तूने। मीनिंग सॉरी गलत। जैसिका एमएसपी का मीनिंग बचे क्या था? कनिका एमएसपी को अगर सामान खरीदा जाएगा तो यूज कहां पर किया जाएगा? नंदिनी एमएसपी के थ्रू जो सामान खरीदेगी सरकार उसको यूज कहां पे करेगी? दो पैटर्न लिखवाए थे, दो जगह लिखवाई थी। आप लोग घर जाके अभी भी रिवाइज नहीं करते हैं। एक था पीडीएस, एक था बफर स्टॉक मेंटेनेंस। ठीक है, पीडीएस में जो शॉप्स होती है उनका नाम क्या होता है? राशन की दुकान बोलते हैं तो राशन शॉप्स, या फिर ब्रैकेट में फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। बफर स्टॉक का जो सामान होता है नंदिनी, कब यूज किया जाता है बफर स्टॉक को, या बफर स्टॉक मेंटेन क्यों किया जाता है? इमरजेंसी, किसी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी होगी वहां पे, ठीक है ना। अब युद्ध है या कुछ और है, एग्जैक्ट, ठीक है, ये सब चाहिए। अच्छा, उसके बाद प्रियंका एमएसपी कितनी फसलों पर मिलता है? एब्सेंट थे, तुम भी एब्सेंट थे। कितनी फसलों पर? 23। अगर उसमें से आ जाए बाई चांस कि कितनी फसलें ऐसी हैं एमएसपी के अंदर जो खरीफ सीजन में आती हैं, तो क्या आएगा? 14, ठीक है, 14 फसलें। इस सब बच्चों आपको रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं करा है कोई बात नहीं। चलिए आज को टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जरा। लो बुक देने में देखो जरा नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। चलो जी, हेडिंग है आज की अपने पास डाइवर्सिफिकेशन। देखिए भी हेडिंग और पाओ बढ़िया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। डाइवर्सिफाई, इंडिया एक डाइवर्सिफाई इकोनॉमी है या कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है, ठीक है। उसके बाद सैमसंग कंपनी डाइवर्सिफाई कंपनी है, क्यों? क्योंकि मोबाइल भी बनाती है, लैपटॉप भी बनाती है। आईटीसी बतेरे सारे प्रोडक्ट बनाती है सर। तो जहां पर भी एक से ज्यादा की बात आएगी, किसकी बात आएगी? एक से ज्यादा की बात आएगी, उसको डाइवर्सिफाई क्या कहा जाएगा? डाइवर्सिफाई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इसका कंटेंट है वो देखते जरा। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के अंदर दो टॉपिक हमारे को पढ़ने हैं। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है जी, ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो पहले मैं इनका ड्राफ्ट समझा रहा हूँ। हर एक सिंगल स्टूडेंट लिखने से पहले समझने की कोशिश करें कि ये टॉपिक है क्या, हमारे को समझ में क्या आने वाला है। अगर बात की जाए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सुनिएगा ध्यान से इसको। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप में कहा गया है कि मान के चलो अगर एक किसान
के पास ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, लिखो मत प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले समझ लो, पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो इस पूरे के पूरे एरिया में एक ही फसल उगाता है, एक ही फसल उगाता है, कोई सिंगल क्रॉप उगा रखी है उसने, क्या उगा रखी है, कोई सिंगल क्रॉप। अब सिचुएशन क्या है कि अगर सिंगल क्रॉप उगा रखी है और इन फ्यूचर किसी भी प्रकार के फ्लक्चुएशन आते हैं, जैसे मान लो गेहूं उगा रखा है, क्या उगा रखा है, गेहूं, और गेहूं का प्राइस अगर अचानक से गिर गया, अगर मान लीजिए मार्केट में गेहूं का प्राइस अचानक से क्या हो गया, गिर गया, तो उसके लिए रिस्क क्या हो जाएगा, रिस्क क्या हो जाएगा किसान के लिए, बहुत बढ़ जाएगा। करेक्ट है। तो यहाँ पर हेडिंग बताई, अपने आप में बता रही है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप में कि उसको सिंगल क्रॉपिंग से निकालकर क्या करो, मल्टी क्रॉपिंग कर दो। क्या कर दो, मल्टी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे एक हिस्से में उगा दिए टमाटर, एक में आलू, एक में प्याज, एक में गोभी। पहला फायदा क्या होगा इससे, एक तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी ना वो मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। अगर एक ही प्रकार की फसल बार बार उगेगी ना तो जो सॉइल की फर्टिलिटी वो क्या हो जाएगी, बोलो खत्म। आपको जैसे इसको ऐसे समझो, अगर आपको रोज एक ही प्रकार का खाना खिलाया जाए तो आपका टेस्ट अंदर से खत्म होने लगेगा, इसलिए आपको रोज वैरायटी खाना मिलता है। स्टार्टिंग से ये पैटर्न है सर, जितने भी सालों से हम लोग हैं एग्जिस्टेंस में, कभी दाल खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, जिससे कि जो बॉडी के अंदर का जो टेस्ट है वो मेंटेन रहे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शुरुआत से एक ही खाना खा रहा है, जिस दिन उसको कुछ अलग दोगे ना सर, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट एक समझने के लिए कि सॉइल की फर्टिलिटी बन जाए। जो मेन पॉइंट है वो ये है, मान के चलो अगर कल को टमाटर के प्राइस गिर भी गए, बाकी आलू के प्राइस कुछ बढ़ गए, कुछ गोभी के बढ़ गए, और कुछ अगर प्याज के प्राइस बढ़ गए सर, तो उससे जो उसका रिस्क है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लो टमाटर हो गए 4 रुपए किलो सस्ता, आलू 2 रुपए महंगा हो गया, गोभी 3 रुपए महंगी हो गई सर, और जो प्याज है वो मान लो 2 रुपए बढ़ गया। तो इससे देखो नेट इंपैक्ट क्या दिखने वाला है, जो नेट इंपैक्ट है वो क्या दिखने वाला भाई, -4, 2 और 3 5 और 7। अभी भी वो +3 में ही है सर। तो जो उसका रिस्क है, वो बढ़ गया घट गया, प्लीज भाई, रिस्क बढ़ गया या घट गया, रिस्क कम हो गया। तो ध्यान रखेंगे, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स में भी लिखवाऊंगा, डिटेल में भी 1 मार्क के लिए बता रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का पर्पस क्या है। तो उसका पर्पस क्या है, रिस्क को क्या करना, मिनिमाइज। और ये रिस्क अराइज किसके कारण हुआ था, ये रिस्क अराइज हुआ था ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन प्राइस। आपको पता होना चाहिए रेगुलरली प्राइस में क्या हो रही है, फ्लक्चुएशंस हो रही है मार्केट में। आज भी आपको पता होगा कि कभी कुछ महंगा हो रहा है, कभी सस्ता हो रहा है, कभी महंगा, और ज्यादातर चीजें महंगी हो रही है। ठीक है, ज्यादातर चीजें क्या हो रही है, महंगी, लेकिन फ्लक्चुएशन तो बनी रही है ना। तो जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है उसके रिस्क को कम करने के लिए आपको क्या एडवाइस की जा रही है, क्या करो, बोलो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिंगल क्रॉप से कहां पे शिफ्ट हो, मल्टी क्रॉप्स। ये तो हो गया जी पहला पॉइंट। साथ ही साथ इस पॉइंट के अंदर क्या समझाया जा रहा है कि पहले ज्यादातर किसान कौन सी फसल को प्रोड्यूस कर रहा था, वीट किस प्रकार की आइटम है, कैश क्रॉप है या फूड ग्रेन आइटम है, फूड ग्रेन आइटम है। तो यहाँ पर एक चीज और बोली जा रही है, शिफ्ट करो किसानों को फ्रॉम कन्वेंशनल में यहाँ पे आएंगे फूड ग्रेन्स। ठीक है, wheat, rice, maize, ठीक है, ये सब शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल आइटम्स टू कमर्शियल क्रॉप्स। सर कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी है, इन्हें कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है,
एग्जाम्पल कॉटन, जिससे कि उनको अपनी दाम का सही प्राइस, उनको अपनी फसल का सही दाम मिल सके। वीट और फूड, जो वीट है ना या राइस है, यहाँ पर वेस्टेज बहुत ज्यादा है। यहाँ पर वेस्टेज क्या है, बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी इनका स्टॉक बहुत इकट्ठा हो रहा है भारत में, तो जो चीज ऑलरेडी बहुत मात्रा में अवेलेबल है उसकी मार्केट में प्राइस महंगा मिलेगा सस्ता मिलेगा? सस्ता। कोई खरीदना नहीं चाहेगा, बहुत है नहीं, ये नहीं है सर अवेलेबल। कॉटन इंडस्ट्री में ना सर, कपड़ा उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियां बैठी हैं जो आपसे कॉटन खरीदने के लिए तैयार है, बट क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो इसमें ऐड कर रहे हैं, आपको अगर भारत के किसान का नेचर अगर डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करोगे? भारत का जो किसान है ज्यादातर जो खेती करता है वो किसके लिए करता है? अपने कंजप्शन के लिए, बेचने के लिए? थोड़ा दोबारा रिकॉल करते हैं। भारत का किसान ज्यादातर जो खेती करता है वो कौन सी खेती करता है? अपने कंजप्शन के लिए, बेचने के लिए? अपने कंजप्शन के लिए करता है। और मैंने आपको बात 2-3 बारी पहले ही बताई, जिसको क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या कहते हैं? याद है, हिंदी में कहते हैं जीवन निर्वाह खेती। अपने लिए प्रोडक्शन करता है फार्मर। इससे क्या होता है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, लाइवलीहुड है, अर्निंग है, वो ज्यादा बेटर नहीं हो पाती। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट मेंशन कर रहे हैं कि किसान को शिफ्ट किया जाए, उसको इंकरेज किया जाए, शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का पर्पस क्या होता है? बोलो। सेल्फ कंजप्शन। जबकि कमर्शियल फार्मिंग में हम किस पे फोकस करते हैं? याद है ना, मार्केटेबल सर्विस। ये है कंसेप्ट किसका? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का। ये पहले पॉइंट का पूरा ड्राफ्ट मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का पर्पस क्या है? सिंगल क्रॉप से कहां जाओ, जिससे कि रिस्क क्यों अराइज हो रहा है? प्राइस की फ्लक्चुएशंस के कारण, ठीक है। और क्या इसमें एडवाइस करी जा रही है किसान को कि भैया थोड़ा ना, अब आप आज के टाइम पे आप कन्वेंशनल आइटम को छोड़ो प्रोडक्शन करना, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ? कमर्शियल की तरफ। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ? कमर्शियल की तरफ। और तीसरा पॉइंट क्या एडवाइस कर रहे हैं? शिफ्ट करो अपने आप को कहां से? सब्स्टिट्यूशन से कहां पर शिफ्ट करो? कमर्शियल, ठीक है। चलिए ये तीनों पॉइंट, ये पूरा ड्राफ्ट नोट करिए सब ने, करिए जरा इसको।
ठीक, चलिए सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का एक इसकी जैसी सारा ड्राफ्ट बना लिया होगा ना, इसके पीछे मीनिंग लिख दो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का। ये जो यहाँ वाली बात है पूरी यहाँ पे एक मीनिंग के अंदर लिख देंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन means shifting from single cropping system to multi cropping system, single cropping system to multi cropping system। ठीक है जी, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग डन। अच्छा जी, अगली लाइन लिखो, इट मिनिमाइज द मार्केट रिस्क, इट मिनिमाइज द मार्केट रिस्क arising due to price fluctuations, arising due to price fluctuation। ठीक है जी, प्राइस फ्लक्चुएशंस करेक्ट है। ये तो हो गया बस बेसिक सा, नहीं कि 2 पॉइंट भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगर ये 3 मार्क्स में आ जाए तो ये नहीं लाइन और ये 2 पॉइंट भी आप उसके साथ ऐड करके दिखाओगे और एक एग्जांपल बना सको ये वाला, तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि सामने वाले को अपनी बात बेहतर समझा पा रहे हो कि हम चाह रहे हैं कि जो किसान है वो सिंगल क्रॉपिंग से कहां पे शिफ्ट हो, मल्टी क्रॉपिंग पे, जिससे कि उसका जो प्राइस के कारण नुकसान होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण, वो नुकसान क्या हो जाए, क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग रहेगी कौन सी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इस हेडिंग को कवर करते जरा। मैंने तो जब से मैं पूरे को देखी हेडिंग अपने पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इसका मतलब समझते जरा करें। हमारे देश के अधिकतर किसान या अधिकतर रूरल एरिया के लोग कहां पर डिपेंड है, किस फील्ड पर डिपेंड है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। चेतन, फार्मिंग या एग्रीकल्चर के 2-3 फीचर बताना। फीचर्स, हाँ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के बेसिकली सब्सिस्टेंस हो गई, ठीक है। लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आओ जरा, लिमिटेशंस क्या है इसकी, इंडियन एग्रीकल्चर की, स्कोप कम है और लैक ऑफ फंड्स होता है और मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है। हाँ ये एक पॉइंट बनेगा हमारे लिए, टेक्नोलॉजी होगा। अब जरा सुनो, इस फील्ड में सबसे ज्यादा क्या है, फ्लक्चुएशंस है। क्यों है फ्लक्चुएशंस, क्योंकि अगर मानसून ठीक हुआ तो आपकी फसल बढ़िया, अगर मानसून खराब हो गया, जरूरत से ज्यादा बारिश होगी तो भी दिक्कत है, अगर बारिश कम हुई तो भी दिक्कत है। ज्यादा बारिश होने पर क्या होगा, पानी भरेगा, फसल खराब, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो भी फसल खराब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा, आप सब ने ना 9th-10th में ना एक टॉपिक पढ़ा था एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहते थे इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी बेरोजगारी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट याद है, कनिका याद है, थोड़ा एक बार एलाबोरेट करो। इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे डीमेरिट फीचर ये है कि यहाँ पे अगर 2 लोगों की जरूरत है ना, बट पूरा परिवार काम में लगा हुआ है। पिताजी लगे हुए, माताजी भी वहीं पे जा रही है, बेटा भी वहीं पे जा रहा है सर। जबकि अगर उनमें से किसी एक व्यक्ति को वहां से हटा भी दिया जाए ना, तो भी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस एरिया में प्रोडक्शन तो उतना ही होना है ना,
चाहे 3 लोग करें चाहे 10 लोग काम करें, जमीन तो वही है। तो जो पूरा परिवार लगा हुआ है उसमें से क्या है कि कुछ लोगों को बाहर भेजा जाए, किसी और काम में भेजा जाए, जिससे कि 2 पैसे की इनकम बढ़ सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है ये, देखो नाम से पढ़ो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कहता है कि इंडिया का जो फार्मर है, ये इंडिया के जो रूरल एरिया के लोग हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड है किस पे? फार्मिंग पे। और डिपेंड ही नहीं, मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा बर्डन बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, फार्मिंग एक बहुत ज्यादा कैसा बिजनेस है? रिस्की बिजनेस है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के टाइम पे फार्मर को एडवाइस किया जा रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कि भैया तुम फार्मिंग के अलावा ना, अब जो नॉन फार्मिंग एरियाज है, क्या है? नॉन फार्मिंग एरियाज है, क्या एरियाज है? नॉन फार्मिंग एरियाज है, उन पर जरा ध्यान दो। एग्जांपल के तौर पर नॉन फार्मिंग एरिया में सबसे ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंदर ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक वर्ड आता है डेयरी। ठीक है, और अगर थोड़ा आजकल हो जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। करेक्ट है, ये 4-5 एरिया। अब एक पॉइंट और दिमाग में आ रहा है, क्यों फार्मर को ये एडवाइस दिया जा सकता है? जय 2 मिनट बच्चे टाइम रोको। एक पॉइंट था, याद है इसका मीनिंग? जेस्टेशन गैप, चेतन ने क्या मीनिंग था इसका? रखा जाता है विच इज कॉल्ड सोइंग। हाँ एग्जैक्टली, जेस्टेशन गैप का मतलब था जब फसल को बोया जाता है, वहां से लेकर जब फसल की कटाई होती है, उस पीरियड को जनरली 4-5 मंथ का पीरियड होता है, उस पीरियड को क्या कहा जाता है? जेस्टेशन गैप। अब इस 4-5 महीनों में किसान के पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ एडवाइस दी जा रही है कि किसान भाई तो इस जेस्टेशन गैप में ना थोड़ा दिमाग लगा, कहाँ पर? नॉन फार्मिंग एरिया। क्यों भाई, क्यों फायदा? इससे फायदा क्या? जैसे उससे फायदा क्या था? रिस्क क्या वाला? इससे फायदा क्या है सर? 2 पैसे की अगर एक्स्ट्रा इनकम आएगी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। आप लोग को बताता हूँ जरा थोड़ा सा इंडिया की रियलिटी को समझना। आज के टाइम में अधिकतर यंग जनरेशन बोलो, 40-50 की उम्र के जो लोग हैं उनको बोलो, जॉब तो कर ही रहे हैं, सुबह 10 से 6 की जॉब, शाम को 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए ना वो क्या चला रहे हैं? रैपिडो। एग्री करते हो? जोमैटो चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? जोमैटो, रैपिडो, पोर्टर। क्यों चला रहे हैं? राधिका सोचो क्यों चला रहे हैं? इनकम को थोड़ा क्या करने के लिए? बेहतर करने के लिए। मान लो बंदा 20,000 रुपये अपनी सैलरी से कमा रहा है, तो सोच रहा है वो 4-5-6 हज़ार रुपये मैं इससे भी कमा लूँ महीने में, जिससे कि मेरे 2 पैसे की इनकम बढ़ जाए। सेम पॉइंट यहाँ पर है। एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, थोड़ा किसमें भी ध्यान दो। और बोला भी किसको जा रहा है? फार्मर्स को, क्योंकि वो तो यूज टू इन सब कामों की। इन सब कामों की क्या है? बोलो यूज टू। ये ज्यादा फिजिकल वर्क है ना, तो गांव के लोग तो इन्वॉल्व भी बचपन से फिजिकल वर्क में रहे सर, खेती बाड़ी करना सर, उनके लिए तो एक तरीके से यूज टू वाली एक्टिविटीज हैं। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, जिससे कि एक स्टेबल इनकम बने उनके पास। एक क्या बने? स्टेबल इनकम। और जब स्टेबल इनकम होगी तो उनका जो लाइवलीहुड है वो क्या होगा? बोलो, बेटर हो जाएगा। लाइवलीहुड क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो दोनों की पर्पस ध्यान रखना। इसका पर्पस था रिस्क को, इसका पर्पस आ जाए कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज का पर्पस कैसे?
अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना जिससे कि इनकम स्टेबल हो जाए और लाइवलीहुड थोड़ा क्या हो जाए किसान का बेटर। फार्मिंग से कहां पर शिफ्ट करवाना उसको, नॉन फार्मिंग बेसिकली। क्यों? क्योंकि फार्मिंग, एक तो इंडियन फार्मिंग क्या हो रही है, बहुत ज्यादा लोग फार्मिंग में लगे हैं। दूसरा, फार्मिंग कैसा बिजनेस, रिस्की बिजनेस। तीसरा, फार्मर 4-5 महीने कौन से पीरियड को फेस करता है, खाली बैठा हुआ है, काम कर। अच्छा एक चीज बताओ, हॉर्टिकल्चर का मतलब समझते हो? थोड़ा फनी लेने आ रहे थे। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या होता है पहले बताओ। जय नहीं पता, किसको पता हॉर्टिकल्चर का मतलब? अनमोल। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं बागवानी, और जो एग्जांपल लिया अनमोल ने, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। अब आ रहा है अगले 2-4-6 महीने बाद आएगा फरवरी। क्या आएगा? फरवरी। फरवरी में अभी फरवरी छोड़ो सर, फरवरी से पहले देखो, अभी मैरिज वाला सीजन आ रहा है सर। जो आंकड़े बता रहे हैं इस सीजन में ऑन एन एवरेज 40 लाख के आसपास शादियां होनी है पूरे सीजन में। अगर 40 लाख के आसपास सीजन में शादियां होनी है तो आपको पता होगा आजकल के ना लोग क्या हो गए सर, सजावट पे बड़ा ध्यान देते हैं। करेक्ट है? तो जहां पर भी बैंकेट है, जहां पर वो जो क्या कहते हैं दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं, उसके पीछे का एरिया ना फ्लावर से सजाया जाता है। गाड़ी सज कर जाती है सर, समझ रहे हो? अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास जगह है, टाइम है, तो आप हॉर्टिकल्चर से भी अच्छी इनकम कमा सकते हो सर। किसान डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं सर। एक मूवी आई थी काफी साल पहले, बैंड बाजा बारात, किसी ने देखी? अनुष्का शर्मा की। उसमें अगर जो उन्होंने जो वेडिंग प्लानर जो होते हैं वो आजकल क्या करते हैं, किसानों के साथ टाइप करके रखते हैं कि हमें ये फ्लावर, सनफ्लावर है या गुलाब है या जो भी प्रकार के होते हैं, मुझे इतना नहीं पता, उनसे टाइप करके रखते हैं जी हमारे को बिल्कुल फ्रेश फ्लावर चाहिए, आप दे सकते हो, रेट आपको देंगे जेन्युइन, आप क्वालिटी दोगे जेन्युइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद थोड़ा हंसी मजाक में अगर आया सर, तो अभी फरवरी आ रहा है, फरवरी में डेज होते हैं ना, क्यों भी जय डेज नहीं होते? अरे कैसे बात कर रहे हैं, बोर्ड पेपर है, अरे वाह सीरियस। ठीक है, तो वहां पे अगर आप नोटिस करोगे सर, तो वहां पे भी मार्केट में फ्लावर्स की डिमांड बढ़ जाती है सर। पैसा कमाने की बात अगर सोचो, पैसा कमाना आना चाहिए किसान को, अगर किसान के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये सजेशन दिया जा रहा है, ये ड्राफ्ट नोट करिए, फिर किताबी ज्ञान रखिए, फटाफट से नोट करिए। क्यों हंस रहे हो? कौन कौन जाने के लिए तैयार हुआ भाई तुम्हारे बच्चे से ट्रिप पे? 1 2 3 4 खुश और वो हर्षित, बाकी कोई नहीं जा रहा तुमसे। तुम रहने दो, तुम लोग को कहीं नहीं लेके जाना, तुम लोग ये सिर्फ रीजन दे रहे हो कि अच्छी जगह, उधर बड़े कीड़े लगे हुए। नहीं भाई यार, 800 रुपए के चक्कर में मैंने अपने 4000 रुपए के नुकसान कर जब बिजनेस पढ़ाता हूँ भाई। मंडे का ऑफ है भाई, ध्यान रखना, मतलब जो भी मंडे को आते हैं ऑफ रहेगा उसे। हाँ थकावट, टाइमिंग क्या है अपडेट करूंगा वैसे, सुबह 8 बजे 8:30 से शाम के 8:30 तक। ये रहेगा प्रेजेंट, बातें नहीं, जागृति, जय, हरमन, प्रियंका, हिमांशु, आदित्य, मोहित, यश, श्रुति, तान्या, कर,
ठीक है भाई, चलो मीनिंग लिखो जरा इसका, आपकी किताब के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है लिखो जरा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी means shifting from farming to non farming areas for better employment, अच्छा इस लाइन से ना मेरे को एक सेंटेंस मतलब एक सिचुएशन ध्यान आ रही है। अगर आप में से यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं जिनके पेरेंट्स 20 साल पहले, 30 साल पहले या 10 साल पहले गांव से शहर पर आए हैं, उसकी वजह क्या है? सोचो, अल्टीमेटली क्या वजह थी? एम्प्लॉयमेंट। वो भी तो क्या हुए, फार्मिंग से कहाँ पे शिफ्ट हुए? बस ये शहरों में शिफ्ट हो गए। वो क्यों? बेटर सोर्स ऑफ इनकम के लिए। बेटर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट अ बेटर लाइफस्टाइल, बेटर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट अ बेटर लाइफस्टाइल। पॉइंट वो भी वही है जो आपके पेरेंट्स ने करा है और किताब भी यही सिखा रही है। बस ये है कि किताब आपको एडवाइस कर रही है कि जो फार्मर्स है रहे वहीं पर, बट वो शिफ्ट कहाँ हो जाए? नॉन फार्म में। और नॉन फार्म में 4-5 ऑप्शन सिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे लिख रहे हैं इसमें, मैंने लास्ट वर्ड क्या बोला? एम्प्लॉयमेंट, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, it raise income as well as sustainable livelihood. It raise income as well as sustainable livelihood. ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया मीनिंग। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में छोटा छोटा डेटा लिख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी। जैसे हेडिंग डालो अगली, एनिमल हस्बेंड्री। छोटा छोटा डेटा इनकी वजह से पूछा जा सकता है। बातें नहीं, बोला है बातें नहीं तो बातें करे जा रहे। पहला तो पॉइंट ये होना चाहिए कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है सर। तो जो भी हमारे पास कंट्री में क्या होते हैं, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन होती है ना, मतलब पशु। लाइव स्टॉक मतलब जो पशु है सर, जिसमें गाय भैंस भी आती है, भेड़ बकरी भी आती है, मुर्गी भी आती है सर, और अगर कुछ एरिया में सुअर को भी पाला जाता है, पता होगा सर आप लोगों को। अब ये डेटा मैंने क्यों निकालना है, ये आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट डालने के लिए। हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, करेक्ट है, तो हमारे आसपास ज्यादा पशु दिखते हैं हमको गाय भैंस पालते हुए, एग्री करते हो। लेकिन इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री में 61% कितना परसेंट मुर्गी पालन होता है सर। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जितनी अर्निंग जनरेट करके देता है ना, उसमें सबसे ज्यादा अर्निंग कौन जनरेट करके देता है? मुर्गी पालन। क्यों सर? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अंदर क्या हुआ है, जो नॉन
वेज कंजप्शन है ना वो इनहेंस हुआ है सर। एग्री करते हो इस बात को? अब थोड़ा सा एक फनी वे में समझते हैं। आजकल ना एक बड़ा कॉमन होने लग गया एग रोल, हो गया ना? एग रोल हर नुक्कड़ में बिक रहा है सर, कोई भी दुकान हो, ठीक है, एग रोल बना के दे रहे हो। फिर बॉयल अंडों को खाने का कंसेप्ट, और थोड़े बहुत जो धार्मिक लोग हैं वो चिकन खा लेते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये डेटा देखो प्लीज सर, ध्यान से देखो। 330 मिलियन किसका? गाय भैंस इन सबको ले आए सर। 74 बातें मत करो यार, 74 मिलियन मतलब 148। और जरा इस डेटा को देखो सर, इनको सबको टोटल भी कर दो ना सर, तब भी मुर्गी पालन के बराबर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, पता है नॉर्मली हम लोग, मैंने डेटा दिखाया क्योंकि हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, हमारे को देखते ज्यादातर गाय भैंस से जो अर्निंग हो रही है, लोगों ने आसपास पाल रखा। और पंजाब हरियाणा में चलेंगे तो सर हर घर में ऑलमोस्ट गाय भैंस है, जिससे वो दूध निकाल के बेच रहे हैं। बट लेकिन बिहार, अलग स्टेट्स में जाओगे ना, यूपी, अलग स्टेट्स में जाओगे सर, वहाँ पे आपको बहुत बड़े लेवल पर मुर्गी पालन मिलेगा सर, ठीक है? तो मैं इसकी परसेंटेज के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, देखते हैं परसेंटेज में ले जाते हो। 2019 के डेटा चाहिए हमारे को, 2019 के डेटा देखते हैं। देखना बच्चों, कोई डेटा दिख रहा है तुमसे? यहाँ से चलो, कोई नहीं, बुक में दे रखा होगा डेटा, बुक से लेते हैं, फटाफट से लिखो। एनिमल हस्बेंड्री में ब्रैकेट में लिखो नहीं, वो प्रॉपर अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री में लिखो लाइव स्टॉक फार्मिंग, ब्रैकेट में एक बार लिखने क्या, लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है? which means breeding and caring of farm animals का मतलब जिनको पाला जा सकता है, जिनसे अर्निंग की जा सकती है, ठीक है ना? ध्यान रखना। अब इसमें परसेंटेज लिख लो भाई, ये 2019 के डेटा है, तो 19 के डेटा के हिसाब से लिख रहे हैं सर। पोल्ट्री फार्म में 61%, कैटल एंड बफेलो 10% लेंगे। अब जरा चलो
प्लीज एक जो आपको पॉइंट देखना है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है इसका इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। ये पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ये पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको बहुत अर्जेंट बात करनी है बच्चे बाहर चले जाओ और बात कर लो, आराम से मोबाइल यूज करो। प्लीज डेटा आपके सामने देखो जरा। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, लाइन ये होगी हमारी एनिमल हस्बेंड्री कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। अब जीडीपी में मैंने क्यों बोला है, क्योंकि प्रोडक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, और जीडीपी में हर वो चीज ऐड होती है जो प्रोडक्शन करती है किसी भी प्रकार की गुड्स का या सर्विस का, और जिसका कोई क्या हो मार्केट प्राइस हो, क्या हो मार्केट प्राइस हो। और ये लाइन में लेना भैया, जो प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता है ना उसका लगभग कितना परसेंट, लगभग कितना परसेंट, 25.6, 25.6। डन। लिख लिया सब ने? नैन्सी बच्चे बहुत जरूरी डिबेट सी लगी, पता नहीं ऐसा लग रहा है कुछ बहुत अर्जेंट होने बात हो रही है। ठीक है, बातें नहीं। प्लीज ये ठीक है। अब आज की क्लास के लिए एंडिंग टॉपिक लिखते हैं जो अगली क्लास का स्टार्टिंग रहेगा। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ध्यान रखेंगे, एक सिस्टम डेवलप किया गया था गुजरात के अंदर। सुन भी लो भाई, ट्रैक तो करो, सुन भी लो। ऑपरेशन फ्लड गुजरात के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया गया था 1960-65 के आसपास, जहां पे किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो मिल्क है वो वेस्टेज ना होके कलेक्टिव वे में मार्केट में बिके। और इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है अमूल को। अमूल की फुल फॉर्म लिखवाई थी 2 दिन पहले, है ना, 2-3-4 दिन पहले क्लास में लिखवाई थी ना अमूल की फुल फॉर्म। हाँ, अब जिन्होंने कॉपी बंद करी ना फंसेंगे हम। अमूल की फुल फॉर्म देखो, ये हाल है तुम्हारा, 2 क्लास पहले लिखवाई हुई चीजें याद नहीं तुम्हारे को। आनंद मिल्क लिमिटेड, ठीक है, तो हाँ यूनियन लिमिटेड ध्यान रखना। तो 1966 में आके ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, जिसमें दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और आज इंडिया दूध के प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है। इसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था कहीं? मेरे पास भी फोन है, तुमसे ज्यादा बिजी हूँ,
ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, अगली क्लास में इसको शुरू करेंगे। आज की क्लास के लिए यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तोड़ दो।